जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल के तीनों खंडों के बारे में, मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण या फिर उत्तर पाषाण काल के बारे में बात कर चुके थे। उससे जो क्वेश्चन बनने वाला था उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता चुका था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। आज हम लोग सिंधु सभ्यता को समझेंगे, क्योंकि ये क्लास एक दिन की नहीं है, करीब 2 से 3 दिन तक चलेगी। तो धीरे धीरे हम लोग सिंधु सभ्यता को पढ़ते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सभ्यता क्या होती है। सभ्यता जो होती है वो एक तरीके का संस्कार होता है, क्योंकि संस्कार जब किसी घर के अंदर रहने वाले सभी लोगों से धीरे धीरे वो संस्कार एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। तो जब वो संस्कार पूरे एक क्षेत्र में फैल जाता है तो वही बन जाता है सभ्यता। मतलब एक किसी क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के संस्कारों का जो मेल होता है वही एक सभ्यता कहलाता है। अगर वो संस्कार अच्छा है, लोगों का, वहाँ के उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का संस्कार अच्छा है, तो वो सभ्यता होगी, वो सभ्य होगी, मतलब अच्छी होगी। अगर खराब है तो वहाँ की सभ्यता खराब हो जाएगी। कुल मिला के एक घर में एक व्यक्ति से लेकर के संस्कार, और जब किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोगों तक संस्कार फैल जाता है तो वही एक सभ्यता का रूप ले लेता है। सभ्य को इंग्लिश में सिविलाइज कहते हैं। सिविलाइज होता है, वो होता है सभ्य, और सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता। यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सभ्य लोग रह रहे हों उसी को कहा जाता है सभ्यता। इसी तरीके से एक सभ्यता आती है जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, जिसको सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का काल जो शुरू होता है वो लगभग 2500 बीसी से लेकर के और 1750 बीसी तक का जो समय था, इस समय में सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। बिल्कुल सिंधु सभ्यता जो थी वो उस समय की सबसे अच्छी सभ्यता थी, जो कहाँ पे पनपी थी, तो भारत में पनपी हुई थी। क्योंकि अब हम लोग देखें, अगर सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र था, तो ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये तो अपना प्यारा भारत है, और इधर बगल में जो दिख रहा है ये पाकिस्तान है। लेकिन ये तो कब पाकिस्तान बना, भारत से अलग हुआ 1947 में। लेकिन हम तो आज से करीब 2000 इधर हम लोग जी चुके हैं और 2500 उधर, तो 4500 साल पहले तो ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, ये सब अखंड भारत के ही नाम से जाना जाता था। तो ये सभ्यता कहाँ पे फैली हुई थी, तो भारत में फैली हुई थी। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता। इसका नाम सिंधु क्यों पड़ा? सिंधु नाम पड़ने का मुख्य वजह यह था कि ये जो सभ्यता थी ये पूर्ण रूप से सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। यानी कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वो कहीं ना कहीं सिंधु नदी से जुड़े हुए थे। कुछ लोग इस एरिया में रह रहे थे, इधर वाले एरिया में, कुछ लोग इधर वाले एरिया में रह रहे थे। तो ये जो लोग थे ये कहीं ना कहीं सिंधु नदी से जुड़े हुए थे, जिस वजह से इसका नाम रख दिया गया सिंधु नदी घाटी सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता। अब इस सिंधु नदी से बहुत से नदी मिली हुई है, जैसे यहाँ पे चिनाब नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ये सारी नदियाँ मिली हुई हैं इसमें कहीं ना कहीं जा करके। सिंधु नदी में बहुत सी नदियाँ आके मिली हुई हैं। तो ये जरूरी थोड़ी नहीं है कि जो सारे शहर बसे हुए हैं इस सिंधु सभ्यता में वो केवल सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं। ये चिनाब नदी, रावी, ब्यास, सतलज सबके किनारे शहर बसे हुए हैं। और लेकिन यहाँ पे जो मुख्य नदी है वो सिंधु नदी है, क्योंकि चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है, उसका भी पानी आके सिंधु में गिर रहा है। यहाँ से निकलती है रावी नदी हिमाचल प्रदेश के साइड से, वो भी आके गिरी हुई है, मिलती है सिंधु नदी में। तो मुख्य नदी यहाँ पे सिंधु है और बाकी इसके अगल बगल में बहुत सारी नदियाँ हैं। मुख्य नदी सिंधु होने की वजह से इसका नाम पड़ा था सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता। अब हम लोग बात करें कि सिंधु नदी, कोई पूछे सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, भारत से या पाकिस्तान से?
तो सिंधु नदी जो निकलती है वो ना तो भारत से निकलती है, ना ही पाकिस्तान से निकलती है, वो निकलती है यहाँ चाइना से निकलती है सिंधु नदी, और जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। अब ये जो सभ्यता थी इसके बारे में जानकारी कैसे मिली, तो अब हम लोग इसको समझते हैं। सिंधु नदी की जो सभ्यता थी इसकी जानकारी कहाँ से मिली। तो 1922 का समय चल रहा था। उस टाइम अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, भारत में आए हुए थे और भारत का आर्थिक रूप से विदोहन करते थे। विदोहन करने के पीछे ये था कि वो भारत में आके और खुदाई कर रहे थे, जहाँ तहाँ से उनको कुछ चीज़ें खुदाई में, कहीं से कोयला निकल गया, कहीं से पेट्रोल निकल गया, कहीं से लोहा निकल गया, कहीं से सोना निकल गया, कुछ भी निकला तो उसको वो लोग खुदाई करके और लेके चले जाते थे। उसी प्रकार से भारत में खुदाई चल रहा था और चार्ल्स मैसन नाम के एक अंग्रेज थे। इन्होंने दिया कि मतलब इस एरिया में कुछ न कुछ है। उन्होंने उस एरिया के बारे में एक मैसेज दिया, जो सिंधु नदी घाटी का जो एरिया था उसके बारे में उन्होंने मैसेज दिया, क्योंकि इन्होंने देखा कि कहीं छोटी सी दीवार दिखाई दे रही है, कहीं कोई घर टाइप का दिखाई दे रहा है। इन सब चीज़ों को देख के उन्होंने बताया कि इस एरिया में कुछ न कुछ है। उन्होंने मैसेज दे दिया। ये मतलब मैसेज देने का मतलब ये था कि उन्होंने ये कह दिया कि इस एरिया में कुछ न कुछ है। इनका नाम क्या था? चार्ल्स मैसन। सिंधु घाटी के बारे में जानकारी कौन दिया, मैसेज कौन दिया? तो चार्ल्स मैसन। उसके बाद सर्वेक्षण करने की बारी आई तो कनिंघम जो थे ये भारत के पुरातात्विक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया कि सर्वे कर दिया। ये जो चार्ल्स मैसन कहा था कि ये इस एरिया में कुछ न कुछ है, तो इन्होंने क्या किया कि इस पूरे एरिया को नाप दिया, सर्वेक्षण कर दिया और बताया कि ये जो पूरी एरिया है जिसमें चार्ल्स मैसन खुदाई करने के लिए कह रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ न कुछ है, उसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो सिंधु के बारे में सर्वेक्षण कौन किया? ये जो जगह थी सिंधु घाटी सभ्यता का जो जगह था, इसका सर्वेक्षण किसने किया? कनिंघम। उन्होंने सर्वेक्षण करके क्या बताया कि ये जो एरिया है, जो ये फैली हुई है, जहाँ कुछ न कुछ देखने के लिए मिल रहा है, इसकी पूरी जो एरिया है वो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। अब इसके बाद बारी आई खुदाई करने की। जब खुदाई करने की बारी आई तो जॉन मार्शल को कहा गया कि आप खुदाई कराइए। जॉन मार्शल कौन थे? खुदाई कराने वाले अधिकारी थे, यानी कि ये भी कौन थे? पुरातात्विक अधिकारी थे। इनको कहा गया कि आप खुदाई करवाइए इस एरिया में। तो जॉन मार्शल ने क्या किया, खुदाई करवाने के लिए दयाराम साहनी को बुलाया और दयाराम साहनी को एकदम बिल्कुल सख्त ये आदेश दिया गया कि आप जब यहाँ पे खुदाई करेंगे तो ये नहीं कि जहाँ कहीं पे आपको टाइट जमीन मिलेगा उसको कुदार से तेजी से खन के फोड़ देंगे, नहीं, आपको बिल्कुल धीरे धीरे खुदाई करना है। तो उसके इंस्ट्रक्शन का फॉलो किए दयाराम साहनी। जॉन मार्शल ने इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको बहुत धीरे धीरे खुदाई करना है, जो चीज़ें मिलेंगी उसको आपको खरा निकालना है, उसको तोड़ना नहीं है, किसी भी तरीके से उस चीज़ को हमको क्या करना है, खरा मिलना चाहिए। तो दयाराम साहनी क्या किए, धीरे धीरे खुदाई करने लगे। जब ये खुदाई करने लगे उस एरिया में, तो इनको क्या हुआ कि जब ये खुदाई करना, ये वाली चीज़ है, यहाँ से इन्होंने यहाँ पे हम बनाते हैं, इन्होंने खुदाई करना शुरू किया। जब खुदाई करते करते आगे बढ़ते गए तो इन्होंने देखा कि कहीं पे ज़मीन टाइट मिल रही है, कहीं पे ज़मीन नरम मिल रही है। तो जहाँ पे नरम मिल रहा था उसको धीरे धीरे हटा रहे थे, जहाँ पे टाइट मिल रहा था उसको भी धीरे धीरे हटा रहे थे। हटाते जब ये गए तो कहीं पे इनको खाली जगह, जहाँ पे खाली जगह था वहाँ पे जब खुदाई करेंगे, हम लोग भी क्या करते हैं, नीचे कुछ गड्ढा खन देंगे, गड्ढा करने के बाद फिर मिट्टी उसमें डाल देंगे और उसको खुदाई करेंगे। तो क्या मिट्टी टाइट नहीं रहती है, आसानी से खुद जाती है, तो उसको आदमी जल्दी जल्दी हटा लेता है। और जो मिट्टी पहले से खनी हुई नहीं रहती है उसको खनेंगे तो वो मिट्टी टाइट होती है, तो उसको हटाने में ज़्यादा ताकत लगती है। तो उसी तरीके से जब ये खुदाई कर रहे थे तो जहाँ पे खाली स्थान था वहाँ धप धप की आवाज़ आ रही थी।
जो चीज भरा हुआ रहेगा उसको अगर ऐसे हम लोग पीटेंगे तो वो आवाज कम करेगा, जो खाली रहेगा ऐसे पीटेंगे तो उसका आवाज दूसरे तरीके से होगा, ज्यादा आवाज होता है। तो ऐसे जब धप 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 करके आवाज आया तो वो खुदाई बिल्कुल धीरे धीरे करने लगे और उसको आगे तरीके से बढ़ाते गए। बढ़ाते 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 उन्होंने देखा जब खुदाई कर रहे थे तो कहीं टाइट मिल रहा था, कहीं नरम मिल रहा था, कहीं टाइट मिला कहीं नरम मिला। उसको जब धीरे धीरे खनते हुए चले गए तो पता चला कि ये तो सीढ़ी है। ठीक, सीढ़ी खनते खनते फिर और आगे और उसके चारों ओर से जब खनाई किया गया तो उसी में एक क्या मिल गया, घर मिल गया। खुदाई करते करते घर मिल गया, घर मिलने के बाद से तालाब मिल गया। तो इस तरीके से खुदाई होती गई, खुदाई होती गई, और जब ये खुदाई होती गई तो ये कुछ इस प्रकार से इसका खुदाई का नक्शा बना। त्रिभुज के, लगभग त्रिभुज के आकार का था, पूरी तरीके से त्रिभुज नहीं था लेकिन लगभग त्रिभुज के आकार का था। अगर मान लीजिए कि कोई चतुर्भुज है और वो थोड़ा बहुत बिगड़ जाएगा तो वो त्रिभुज ही हो जाएगा। तो जब ये खुदाई करते हुए चले गए तो इस पर्टिकुलर एक एरिया में जो त्रिभुज की तरह बना हुआ था, इधर जो ये बना हुआ था, ये दूसरा मानकर ये ऐसे इसको समझिएगा, ये ऐसे कुछ लगभग ऐसे कुछ बन रहा था, ऐसे इस तरीके से बन रहा था। ये जो दिख रहा है ऐसे बन रहा था, तो ये लगभग त्रिभुजाकार हो गया। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो इस एरिया में हम खुदाई किए हुए हैं, जो सिंधु नदी के किनारे एरिया बसा हुआ है, ये एरिया कैसा है, तो त्रिभुजाकार एरिया है। तो ये प्रश्न भी बनता है कि सिंधु सभ्यता जो थी वो किस तरीके की क्षेत्रफल में फैली हुई थी। तो सिंधु सभ्यता जो थी वो त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में फैली हुई थी। तो इस प्रकार से दयाराम साहनी यहाँ पे खुदाई कर दी है। ये चीज याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सिंधु सभ्यता के बारे में मैसेज कौन दिया, चार्ल्स मेसन। सर्वेक्षणकर्ता कौन थे, तो कनिंघम ने इसको नाप के बताया कि ये जो क्षेत्र है वो 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 13 लाख, ये 13 एल से लाख किलोमीटर स्क्वायर, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जॉन मार्शल कौन थे, ये खुदाई करवाने वाले पुरातात्विक अधिकारी थे। इनकी देखरेख में खुदाई हो रही थी। खुदाई कौन किया, तो दयाराम साहनी खुदाई की। इतना हो गया। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। अभी तो एक मोटी मोटा हो गया कि ये भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में लगभग ये सभ्यता फैली हुई थी, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। तो अब इसको हम लोग देखें कि इसका सबसे पूर्वी छोर कौन सा था, पश्चिमी छोर कौन सा था और उत्तरी दक्षिणी छोर कौन सा था, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अगर इतिहास को बिल्कुल किताब के भाषा में पढ़ा जाएगा तो वो एक बोझ बन जाएगा और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन जब इसको एक कहानी के रूप में समझेंगे तो ये चीज़ें समझ में आपको आएंगी, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ उसमें आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए, हमको सुनिए। बाकी लिखने का जो है वो अगर आप एक लूसेंट का किताब ले लेंगे उसमें भी पढ़ेंगे तो यही सब चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। लेकिन खुद से पढ़ना और अगर कोई समझा रहा है तो उसको समझना। किसी टीचर के 1 घंटे की लेक्चर और सेल्फ पढ़ा गया कम से कम 3 से 4 घंटे के बराबर हो जाता है। अगर 1 घंटा कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप उसको 3 से 4 घंटा पढ़ेंगे तो शायद आप उतना कवर कर पाएंगे। अब जो ये सिंधु सभ्यता थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी तो उसको हम अब देखते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये जो सिंधु सभ्यता थी इसका जो सब ये हम बनाएंगे तो ये कौन सा होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट पूरब होगा और ये क्या होगा, पश्चिम होगा, तो वेस्ट होगा। सिंधु सभ्यता की जो सबसे पश्चिमी छोर था
वो कहाँ पे था, तो सुतका गेंदौर। सुतका गेंदौर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी छोर था, सबसे पश्चिम में यहाँ पे, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे क्या था, सुतका गेंदौर। सुतका गेंदौर को हम ऐसे लिख दे रहे हैं। और इसका जो उत्तरी सिरा था, उत्तर में जहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी, वो था मांदा। मांदा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पे कहीं पे था मांदा। मांदा को यम से लिख दे रहे हैं हम। और दक्षिण में जो ये सभ्यता फैली हुई थी वो दायमाबाद। दायमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, तो ये कहीं यहाँ पे होगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र को हम एमएच से लिख दे रहे हैं। और जो पूरब में ये फैली हुई थी, वो पूरब में उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक। आलमगीरपुर जो पड़ता है वो दिल्ली के पास में पड़ता है, बिल्कुल दिल्ली के बगल में ही। तो दिल्ली यहाँ पे है, तो यहाँ तक हम मान के चलते हैं इसको, ये यहाँ तक फैली हुई थी दायमाबाद। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर को हम ए से लिख दे रहे हैं। अब इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो देखिए ये करीब, इन सबको मिला देते हैं, इसको इससे मिला दे रहे हैं, ठीक। और ये थोड़ा सा तिरछा है, तो इसको क्या कर रहे हैं, सीधा मिला दें। तो ये सभ्यता कैसी दिख गई, लगभग त्रिभुजाकार दिख गई। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कैसा था, लगभग त्रिभुजाकार था। पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गेंदौर, उत्तर में मांदा और दक्षिण में दायमाबाद। इसको यहाँ पे आसानी से समझा जा सकता है। एक प्लस का साइन बनाएंगे और इसको जो याद करने का सबसे आसान तरीका है वो यहाँ पे है, सम बराबर एड। सम बराबर एड, सम मतलब जोड़ना होता है, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एडिशन। एडिशन का ए डबल डी होता है, तो उसका हम ए और डी यूज कर लिए। सम बराबर एड, स से सुतका गेंदौर, म से मांदा, अ से ए से आलमगीरपुर और डी से दायमाबाद। अब देखेंगे हम लोग, यहाँ से इसको मिलाइए तो ये क्या बन गया, पूरब पश्चिम में बन गया, पश्चिम में सुतका गेंदौर और पूरब में आलमगीरपुर। इसको इससे मिला दीजिए, उत्तर में मांदा, दक्षिण में दायमाबाद। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और ये जो शहर था, सुतका गेंदौर, मांदा, आलमगीरपुर, दायमाबाद, ये भी किसी न किसी नदी के किनारे बसा हुआ था। तो उसको जो याद करने का तरीका है वो ये है कि दक्ष है पर भारत में नहीं। भारत में नहीं का कोई मतलब नहीं है, उसको काट देंगे। द से दास्क नदी, दास्क नदी के किनारे सुतका गेंदौर बसा हुआ था। च से चिनाब नदी, चिनाब नदी के किनारे मांदा जम्मू कश्मीर में बसा हुआ है। ह से हिंदन नदी, हिंदन नदी के किनारे आलमगीरपुर बसा हुआ है। ये है आलमगीरपुर, ये पड़ता है दिल्ली, और दिल्ली के पास में ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और यहीं से बहती है नोएडा होते हुए हिंदन नदी। तो हिंदन नदी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता का आखिरी जो पूर्वी सिरा है वो कौन सा है, तो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हिंदन नदी के किनारे बसा हुआ है। और दक्षिण में आता है, दक्षिण में पर मतलब प्रवरा नदी, ये मुख्य रूप से गोदावरी नदी के करीब में ये जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। तो इसको इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता का उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ था, मांदा। मांदा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ था, तो दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता पश्चिम में कहाँ तक फैली हुई थी, तो सुतका गेंदौर। सुतका गेंदौर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। पूरब में कहाँ तक फैली हुई थी, तो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अब बाकी एक एक शहर के बारे में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इन सब के बारे में हम लोग आगे समझते रहेंगे। इसकी जो खुदाई हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, इसमें लगभग 300 से ज़्यादा शहर मिले हुए थे। 300 शहर तो केवल व केवल गुजरात में ही मिल गए थे। ये जो क्षेत्र पड़ता है ये गुजरात का पड़ता है, इसमें लगभग 300 शहर मिल गए थे गुजरात के ही अंदर। तो आप लोग वीडियो को बड़े ही ध्यान से समझिएगा, न समझ में आए तो दोबारा देखिएगा। अब इसके आगे वाला वीडियो जो है
अभी सिंधु सभ्यता का क्लास करीब 2 से 3 वीडियो में आएगा, और तो पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा कहाँ से क्या चीज़ें खुदाई में मिली थी। ये सारी चीज़ों पे हम लोग आगे की क्लास में बात करेंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, हमारे द्वारा जानकारी जो दिया जा रहा है वो आपको अच्छा लगे, तो चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।